दोस्तों जरा इमेजिन करो एक 8000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मुंबई, गुड़गांव या फिर बैंगलोर की किसी आउटर रिंग रोड पे, और उस प्लॉट से मिल रहे हैं 2000 रुपए हर घंटे। अब सवाल ये है, क्या बनाया है उस प्लॉट के ऊपर? मॉल नहीं, ऑफिस का टावर बिल्कुल भी नहीं, अपार्टमेंट अरे नहीं नहीं, ये एक नायलॉन का नेट है। एक नायलॉन का नेट, थोड़ी सी प्लास्टिक वाली घास और कुछ एलईडी फ्लड लाइट्स, बस इतना। और इसी से वो लैंडलॉर्ड जो कि पिछले 3 साल से सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा था, अब वो हर महीने 3 से 4 लाख रुपए कमाने लग जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, लेकिन असली सवाल इससे ज्यादा डीपर है। असली सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअल में एक स्पोर्ट्स का बिजनेस है या फिर यहाँ कुछ और चल रहा है। सुनो यार, ये बात बहुत ही सिंपल है। आज के दिन हमारे पूरे इंडिया में क्रिकेट और पिकलबॉल का जो बूम चल रहा है, वो असली में स्पोर्ट्स का बूम नहीं है, ये रियल एस्टेट का बूम है। और जब तक आप इस एंगल को नहीं देखोगे, तब तक ये पूरा का पूरा सेक्टोरल डेटा आपको समझ में आएगा ही नहीं। नंबर्स को जरा ध्यान से सुनना। 2024 के स्टार्ट में पूरे के पूरे इंडिया में लगभग 200 पिकलबॉल के कोर्ट्स थे, और अभी जब मई 2026 चल रहा है, ये नंबर लगभग 1200 से ऊपर जा चुका है। कुछ एनालिसिस तो इसको लगभग 1800 से ऊपर बोलते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा रिलायबल है, बट पॉइंट इज, अगर मैं 1200 भी मानूं, इतने कम टाइम के अंदर 6 गुना की ग्रोथ। और ये सिर्फ पिकलबॉल की बात नहीं है, बॉक्स क्रिकेट के जो टर्फ होते हैं ना, उसका ग्राउंड लेवल डेटा तो और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव है। हर मेजर मेट्रो के अंदर हर 2 महीने में 10 से 15 नए टर्फ्स खुलते जा रहे हैं, और इन्हीं सब के अराउंड नए नए तरह के बिजनेसेस भी खुल रहे हैं। जैसे एक है प्लेओ और एक है हडल। ये क्या करते हैं? ये दोनों बुकिंग एग्रीगेटर्स हैं। इनके थ्रू एक ही साल के अंदर हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शंस होने लग गए हैं। और वो क्या करते हैं? बॉस, अगर आपको पिकलबॉल खेलना है या फिर अगर आपको बॉक्स क्रिकेट खेलना है, तो इनके थ्रू जाके आप बुकिंग कर लो। अपनी जगह आपकी बुक्ड है, सर्टेन टाइम के लिए वो जगह आपके लिए खाली रहेगी, आप जाके खेल सकते हो। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और कौन है जो कि इस सिस्टम से फायदा उठा रहा है, चाहे आप जानो या फिर ना जानो। देखो, प्रॉब्लम को डिटेल में समझना होगा इसके लिए, जो कि हर इंडियन मेट्रो के लैंड ओनर को आज के दिन फेस करना पड़ रहा है। मान लो आपके पास गुड़गांव के अंदर 2 एकड़ का प्लॉट है, आपने 2018 में लिया था। आपका प्लान था कि यार यहाँ पे ना कोई मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे, फिर कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। लेकिन क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स में 3 साल लग गए, फिर लोन की ईएमआई चालू हो गई हर महीने की, फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है आपको वेकेंट लैंड का, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने उस लैंड को नॉन यील्डिंग मार्क कर रखा है। इनकम आपकी जीरो है और एक्सपेंस आपके लाखों में चल रहे हैं। ये है डेड कैपिटल का ट्रैप। आपकी सबसे बड़ी एसेट, लेकिन वो आपको उल्टा पैसा कमा के नहीं दे रही है, उल्टा वो पैसे खा रही है आज के दिन। अब ट्रेडिशनल मॉडल में लोग क्या करेंगे? वेट करते हैं कि यार प्लॉट का कुछ वैल्यू बढ़ेगा तब उसे बेच देंगे, या फिर 50 करोड़ लगा करके भाई साहब उसमें पूरी बिल्डिंग सब कुछ बनाएंगे। 50 करोड़ होते हैं क्या सबके पास? नहीं होते, और बैंक सबको लोन भी नहीं देता है। अब यहाँ पे अगर ये सब मिल भी जाए तो भी आपको वहाँ पे 5-6 साल या फिर 8 साल लग जाएंगे। डिजाइनिंग होगी, अप्रूवल होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, फिर आपको नए उसके लिए टेनेंट भी ढूंढने पड़ेंगे, और इसी के साथ इतने साल बीत जाते हैं। उसके बाद जाके आपका पे बैक पीरियड शुरू होगा, जो कि कहीं ना कहीं 10, 15, 20 साल कितना भी खींच सकता है। बहुत स्लो, बहुत रिस्की और बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है ये सब। और यहीं पे एक स्मार्ट आदमी आया, उसने कहा कि यार 1 मिनट रुको, मुझे बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या है, मेरे को तो पैसा चाहिए ना, एंड वो लैंड मुझे बस कैश फ्लो ला के दे दे, हो जाएगा, और जब मुझे बेचनी हो मैं आराम से बेच के निकल जाऊं। तो उन्होंने कहा कि यार सिंपली इसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास लगाते हैं, 15 लाख रुपए लगेंगे, साथ में नायलॉन का ऊपर से पूरा एकदम टेंट वेंट लगा देते हैं, कुछ एलईडी लाइट्स लगा देते हैं, एक छोटा सा चेंजिंग रूम बना देते हैं। 7 महीने में सब कुछ रेडी हो जाएगा, बुकिंग शुरू हो जाएगी, पहले ही महीने में वो लैंड कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। यही है दोस्तों बिल्ड इट नाउ एंड मोनेटाइज नाउ का आर्किटेक्चर, जो कि ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मॉडल को ठीक से डेमोलिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तक ये सिर्फ समझने वाली बात थी, असली गेम यहां से और बढ़ जाता है, और वो आपको दिखेगा जब आप रियल केपेक्स वर्सेस रेवेन्यू का मैथ देखते हो। एक टिपिकल 7x7 का जो बॉक्स क्रिकेट का टर्फ होता है, वो लगभग 6000 से 8000 स्क्वायर फुट का होता है। टोटल केपेक्स 25 से 30 लाख रुपए। अब जरा इसे कंपेयर करके देखो कि यार इसी पे अगर मैं पूरा कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाने जाता तो कितना लगता। बॉस, आपके 15-20 करोड़ भी लग सकते थे। केपेक्स का जो गैप है, कहां ये लाखों का नंबर, कहां करोड़ों का। और वहीं आप रेवेन्यू पे जब आते हो, सैटरडे का जो इवनिंग स्लॉट होता है 15 से 2500 रुपए पर घंटे। भाई साहब, वीकडे पे मॉर्निंग स्लॉट्स 6-6 हजार रुपए के लोग आज के दे रहे हैं। एवरेज पीक यूटिलाइजेशन 70% तक है। ऐसा कहना है मीडिया में कई सारी रिपोर्ट्स का। सालाना रेवेन्यू एक सिंगल टर्फ से 25-30 लाख रुपए चले जाता है, कई बार और भी ज्यादा। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट भी तो इतना ही था। आप समझ रहे हो? पे बैक पीरियड 2 से 4 साल के अंदर सब कुछ हो जाता है, कुछ केसेस में और भी ज्यादा, डिपेंडिंग आप कैसी लोकेशन में हो। कंपेयर करो इसको ट्रेडिशनल कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन से, जिसका पे बैक 15 से 20 साल तक जाता है। ये 5 से 7 गुना फास्टर है, और ये वो मोमेंट है जब पूरा का पूरा सिस्टम अब आपको समझ आने लग गया होगा। याद है मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि यार लैंड ओनर बिल्डिंग क्यों नहीं खड़ी कर रहा है, वो भला घास लगा रहा है, नेट लगा रहा है, सब क्या हो क्या रहा है? अब देखो जवाब, क्योंकि घास लगाना एक डुअल बेनिफिट का प्ले है। पहला बेनिफिट इंटरिम कैश फ्लो, उस जमीन से आपका मंथली इनकम शुरू हो जाता है, और यहीं पे आता है दूसरा बेनिफिट जो है असली ट्विस्ट, लैंड कंटिन्यूज टू अप्रिशिएट। बात समझ रहे हो?
मतलब लैंड ओनर को प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी मिल रहा है क्योंकि अंडरलाइंग एसेट तो वैसी की वैसी है, बस ऊपर से एक रिमूवेबल स्ट्रक्चर बना दिया गया है जो कभी भी हटा सकते हो बिना ज्यादा खर्चे के। और कल को फ्यूचर में आप डिसाइड करो कि यार मैं इस पे बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, तो एक हफ्ते में वो सारा टर्फ, सारा कंस्ट्रक्शन हट सकता है और भैया असली काम शुरू हो सकता है। ये है वो एक्टिव फैलो का कॉन्सेप्ट, जैसे किसान करते हैं अपने खेतों के अंदर कि बॉस पूरा का पूरा वहां पे जो सेटअप है वो फटाफट हटा करके नया क्रॉप वहां पे लगाया जा सकता है। वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाया जा रहा है। लैंड को आइडल छोड़ने की जगह उसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है बहुत तेजी से, और कल को कोई और काम पड़े तो वापस उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो इफेक्टिवली अगर आप सोचो, ये रियल एस्टेट का कोई हैक नहीं है, ये रियल एस्टेट की नई डेफिनेशन बन रही है। ये रियल एस्टेट की डेफिनेशन को चेंज किया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा ठहरो क्योंकि इसमें और भी मसाला बाकी है, क्योंकि गोल्ड रश में एक डार्कर साइड हमेशा होता है और इस डार्कर साइड में छुपे हुए वो लोग जो कि असली में इस बूम से थोड़े से हर्ट हो रहे हैं। पहला ग्रुप छोटे टफ ऑपरेटर्स जो कि लैंड लीज पर लेते हैं, खुद लैंड को ओन नहीं करते हैं। इनका मैच ज्यादा थिन होता है। मुंबई की अंधेरी में अगर किसी ने लैंड लीज करी है तो बॉस 25 से 30 रुपए पर स्क्वायर फुट उसको पर महीना देना पड़ता है। एक 8000 स्क्वायर फीट का अगर उसने पूरा एरिया लिया है, मंथली रेंट उसका 2 से 3 लाख रुपए हो सकता है और भी ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग किस पॉकेट में कौन सी रोड पे है। अब अगर बुकिंग डेंसिटी गिर गई, जो मॉनसून में होता है अक्सर, या फिर कॉम्पिटिटर ने पास में एक और टर्फ खोल दिया, बॉस ये जो छोटा सा ऑपरेटर है उसका कैश फ्लो तुरंत नेगेटिव में जा सकता है। आप इंडस्ट्री का डेटा भी देख सकते हो। डेक्स्टर कैपिटल, जहां मैं बाय द वे पहले काम भी करता था, उन्होंने इसके ऊपर डिटेल्ड एक रिपोर्ट निकाली थी। उन्होंने उस रिपोर्ट में साफ साफ ये चीज लिखी थी कि यार पहले 12 महीने के अंदर एक अच्छे खासे ये जो टफ वाले बिजनेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई टिक गया तो वो लंबा खेल सकता है शायद। और इसका रीजन ज्यादातर मार्केटिंग नहीं है, डिमांड भी नहीं है, रीजन है एसिमेट्रिक रिस्क। लैंड ओनर के लिए रिस्क बहुत कम होता है और ऑपरेटर के लिए रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और यहीं पे दोस्तों आता है हमारा दूसरा वाला ग्रुप जिसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, अंडर कैपिटलाइज्ड पिकल बॉल के एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों मेरे हिसाब से पिकल बॉल का बूम अगले 2 से 3 साल में एक बबल क्रैश होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ग्रो का नहीं है, किसी और का भी शायद नहीं हो। जब 1200 से बढ़कर के 5000 कोर्स हो जाएंगे, लेकिन प्लेयर्स बेस उतना ही रहेगा या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, उतने तेजी से तो बूम नहीं करेगा, तब यूटिलाइजेशन रेट गिरने लगेगा एंड प्राइसिंग कोलैप्स होगी। कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं यार मार्केट क्यों छोटा होगा, पिकल बॉल का तो बूम चल रहा है तो बढ़ते ही रहेगा। शायद ऐसा हो, बट मेरे को पर्सनली ऐसा चांस कम लगता है, क्योंकि हर चीज का जब बूम आता है ना, वो थोड़े टाइम बाद सैचुरेशन भी आता है। जो सैचुरेशन आएगा हमें असली पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा साइकिल है ये कैसा निकलता है। बट एक मिनट के लिए जरा मेरी बात को सही मानना, तो उस अगर थीसिस से आप चलें, आज हमें 999 रुपए अगर देने पड़ते हैं पर घंटे पिकल बॉल खेलने के लिए, ये प्राइसेस किस चीज पे बेस्ड है? स्पोर्ट्स की एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं, ये बेस्ड है उस लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। आप जरा सोचिए, मुंबई या बैंगलोर जैसे मार्केट्स में आपके लीज रेंटल्स कितने ज्यादा होते होंगे। अब वो रिकवर करने के लिए आर्ली रेट भी आपको उतना ज्यादा रखना पड़ता है जब भी कोई वहां पे खेलना चाहता है। मतलब हम स्पोर्ट्स के नाम पे मुंबई का लैंड का रेंट हम कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं। ये छोटी सी बात लगती है लेकिन ये फंडामेंटल है। क्यों? जैसे जैसे पिकल बॉल का बूम और बढ़ता है और ज्यादा कोर्ट्स ऐसे खुलते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स या फिर नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू प्ले दिस गेम वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, तो होगा क्या? बस लोग कम हैं, कोर्ट ज्यादा बन रहे हैं। उसका इंपैक्ट ये होगा कि कोर्ट्स को अपने जो फीस है वो भी कम करनी पड़ेगी और उनका मार्जिन यहाँ पे कंप्रेशन में आएगा। तो ओवरऑल अगर आप सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जवाब बिल्कुल क्लियर है। ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये रियल एस्टेट का एक ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास है जो कि स्पोर्ट्स के रैपर में कहीं ना कहीं बिक रहा है। फिनेंशियली देखो तो ऐसा ही कुछ बैठेगा। खेल तो कहीं ना कहीं बहाना है अगर आप बिजनेसमैन की तरफ से देखें तो। असली खेल उनके लिए जमीन के नीचे हो रहा है, पैसे का गेम। और इसलिए अगली बार जब आप किसी भी टॉप पे खेलने जाओ, देखना वो लैंड किसकी है और कहां पे है, कौन से एरिया में वहां क्या रेंटल चल रहा है। देखो उस प्लॉट पे पहले क्या था, देखो उसके आसपास बिल्डर्स की कौन सी कमिंग सून की होर्डिंग्स लगी हुई हैं। तब जाके आप समझोगे कि एक्चुअली आप क्या खेल रहे हो। और इसी का एक और लेयर है जो कि थोड़ा सा शॉकिंग होगा, कैसे ये छोटे छोटे टर्फ्स आगे चल करके रीट्स और रियल एस्टेट फंड्स के अंदर भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये चीज ऑलरेडी कई दूसरे देशों में हमें देखने को मिल रही है। इंडिया में अभी ऐसा कुछ होना बाकी है, पर ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस बन सकता है। अगर आप चाहते हो हम वैसा कुछ भी स्टडी करें तो बॉस नीचे लिख दो कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस इसके ऊपर लगेगा, बट हम आपके लिए करेंगे इसी बात पे। लेकिन आज का ये डीप डाइव एनालिसिस यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर दबाना एंड सब्सक्राइब करना, और वो बेल आइकन का जो बटन होता है ना उसको जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना कर दो। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं आपका अपना जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.